अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, MCQ बैचेस का ये आखिरी चैप्टर है या आखिरी सिलसिला है। इससे पहले MCQ के 3 वीडियोज़ आ चुके हैं। हर वीडियो में लगभग 40 सवाल थे। ये चौथा पार्ट है इसका। 40 के हिसाब से हर वीडियो में 40 के हिसाब से लगभग 160 MCQs आपके पास पहुंच चुके हैं। आपका उर्दू का पेपर बहुत ही नज़दीक है। अगर आप इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देख लेंगे तो आपको अपनी तैयारी का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियोस में आपको तमाम सवालात के पैटर्न्स बता दिए गए हैं कि उर्दू कोर्स ए का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के सवालात आएंगे, और एक वीडियो जिसमें पूरा चैप्टर पूरी बुक को उसमें समेट कर रखने की कोशिश की गई है, तो आपको उसमें भी काफ़ी सवालात का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको ये लास्ट वीडियो में ध्यान से देखना है, शेयर करना है और समझना सिर्फ इस बात को है कि आपने अपनी तैयारी किस हद तक की है। आप अपना खुद का मुआवजना कर सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने किस हद तक तैयारी की है। आपको जो मैं सवाल पढ़कर बताऊंगा उनके जवाबात मुझसे पहले देने की कोशिश करनी है और इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर है या आपकी तैयारी में कुछ कमज़ोरी है। तो आप उन बातों का पूरा ध्यान रखें और पेपर आने से पहले अपनी उस कमी को ज़रूर सुधारें। ठीक है, आपका ये बहुत ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का पेपर। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-2022, टर्म फर्स्ट, क्लास 10th, सब्जेक्ट उर्दू, कोड 003 इसमें लिखा हुआ नहीं है पर आपको पता रखना है। टाइम 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। ज़रूरी हिदायत, MCQ बेस्ड आपका पेपर होने वाला है और बहुत सारी हिदायत आपको अपने पेपर में मिल जाएगी। यहाँ पर फिर भी कुछ चंद ख़ास हिदायतें आपको ध्यान रखनी है। सभी सवालों के जवाब दिए गए हिदायत के मुताबिक करें। सभी सवालात लाजमी हैं। सवालों की तादाद 40 हैं। सभी सवालात के नंबर मुसावी हैं यानी सामने हैं और गलत जवाब के लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपको अपने पेपर में मिलेंगे और आपको उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना पेपर बहुत समझ के, सोच समझ के और ढंग से सटीक और सही उत्तर देकर आना है। यानी सही उत्तर पर आपको गोला काला करना है। अब ये गोला काला करना क्या होता है ये आपको कल पेपर देने में पता लग जाएगा। सेक्शन ए, क़वाइद व इंशा। इससे पहले वाले वीडियोज़ में असबाक के सवाल ज़्यादा थे इसलिए क़वाइद के सवाल इसमें लिए गए हैं। अलिफ, दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के जवाब दें। पेड़ पौधे हमारा कीमती असासा हैं। ये हमारे कई काम आते हैं। ये कायनात को खूबसूरत ही नहीं बनाते बल्कि माहौलियात में तवाज़ुन भी पैदा करते हैं। ज़मीन पर मौजूद बेशुमार मखलूक़ को ग़िज़ा फ़राहम का ये सबसे बड़ा ज़रिया है। इनके ज़रिए ज़िंदगी की ज़रूरियात ही पूरी नहीं होती बल्कि बतौर अद्वियात, इलाज व मुआलिजा में भी ये मुआविन साबित होते हैं। साइंसदानों ने ये साबित कर दिया है कि पेड़ पौधों में जान होती है। वो भी हमारी तरह हवा, पानी और ग़िज़ा हासिल करते और नशोनुमा पाते हैं। ये कई किस्म के होते हैं। मैक्रोफिल की वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। यही वजह है कि उनका तसव्वुर करते हैं हरा रंग हमारे जहन में उभर आता है। लेकिन कई पौधे ऐसे भी हैं जो हरे नहीं होते। ऐसे पौधे जिनका क्लोरोफिल नहीं होना या जो हरे नहीं होते फिंग या फिंची कहलाते हैं। पेड़ पौधों के तसव्वुर के साथ जड़, तना, पत्ती, छाल, फूल और फल भी
फल का तस्वुर भी आम है, लेकिन फिंक या फिंची कबील के पौधे में ये सब कुछ नहीं होता। ये एक गैर दरसी इक़्तिबास है, एक साइंस टाइप का इक़्तिबास पैसेज लिया गया है जो कि आपके निसाब में शामिल नहीं है। तो अब जो सवालात होंगे, नीचे 5 सवालात दिए जाएंगे, या तो आपको ये 5 सवालात करने हैं या फिर आपको नज़म वाले 5 सवालात करने हैं, ठीक है। तो आपको इनके सवालात के जवाब इसमें से ढूंढ कर ही करने हैं। सवालात बहुत ही आसान है, अगर आप ढंग से पूरे गौर व फिक्र से अगर आप इस पैसेज को इक़्तिबास को पढ़ेंगे तो आपको इसमें जवाब मिल जाएंगे। सवाल नंबर 1, झेल में से क्या हमारे कीमती असासे हैं? ए लोहा, बी सोना, सी पेड़ पौधे, या डी जानवर। पैसेज का पहला ही मिसरा है, पहली ही पंक्ति है, पहला ही वाक्य है, क्या है? सी पेड़ पौधे। ये इसका क्या है? सही जवाब है। बहुत ही आसान होते हैं, पैसेज को बस ढंग से पढ़ना होता है और आपको याद रह जाएगा। आपको ये जो सवाल पूछा जाता है, इस सवाल में एक वर्ड ऐसा होगा जो आपके पैसेज में कहीं ना कहीं ढूंढते आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। आपको उस एक वर्ड को ही पकड़ना है और सवाल को समझने की कोशिश करनी है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, माहौलियात को कौन बरकरार रखते हैं? ए पानी, बी पेड़ पौधे, सी हाथी, या डी हवा। ये पैसेज किससे रिगार्डिंग है? ये पैसेज किससे ताल्लुक़ रखता है? वही इसका जवाब है बी पेड़ पौधे। सवाल नंबर 3, झेल में से किसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है? ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी मैक्रोफिल, या डी मीथेन। इसका सही जवाब है सी मैक्रोफिल। कार्बन, ऑक्सीजन और मीथेन ये तीनों क्या है? गैस हैं। ये बात आपने साइंस में पढ़ी होंगी। सवाल नंबर 4, जिन पौधों में मैक्रोफिल नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? ए फंगस, बी वायरस, सी अमीबा, या डी एल्गी। इसका सही जवाब क्या होगा? ए फंगस। सवाल नंबर 5, झेल में से किसकी वजह कर ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती? किसकी वजह से ज़िंदगी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती? ए लोहा, बी कोयला, सी पेड़ पौधे, या डी लोहा। इसका सही जवाब है सी पेड़ पौधे। तमाम ही सवालात आसान हैं, बस आपको उनको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। पैसेज में जो सवालात दिए जाते हैं, पैसेज में उसका जवाब आसानी से मिल जाता है और ऐसे ही आसान सा पैसेज आपके एग्ज़ाम में आएगा। आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सवालात को ढंग से पढ़ना और समझना आना चाहिए। ब दर्ज झेल सवालों का जवाब चुनकर लिखिए। सवाल नंबर 6, वो फ़ेल जिसमें किसी काम के करने से मना किया गया हो उसे कौन सा फ़ेल कहते हैं? वो फ़ेल जिसमें किसी काम को करने से क्या किया गया हो? मना किया गया हो। ए फ़ेल लाजिम, बी फ़ेल अम्र, सी फ़ेल मुरक्कब, या डी फ़ेल नहीं। इसका सही जवाब है डी फ़ेल नहीं। बहुत ही आसान है, किसी काम को नहीं करने के लिए कहा जाए, मना करने के लिए कहा जाए तो उसे फ़ेल नहीं कहेंगे। ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो, तो वही फ़ेल नहीं कहलाएगा। सीधी सीधी बात है। हालांकि इसकी परिभाषा नहीं है, ये इसकी खासियत नहीं है, पर आसान भाषा में इसको, आसान लफ्ज़ में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फ़ेल नहीं का मतलब जो काम नहीं करने के लिए कहा जाए वही फ़ेल नहीं होता है। सवाल नंबर 7, अहमद किताब पढ़ रहा है, ये जुमला किस फ़ेल की मिसाल है? ए फ़ेल लाजिम, बी फ़ेल मुतअद्दी, सी फ़ेल मुस्बत, या डी फ़ेल अम्र। अहमद किताब पढ़ रहा है, तो अहमद के साथ किताब भी है, अहमद के साथ किताब भी है। अहमद क्या कहलाएगा? फ़ाइल कहलाएगा। किताब क्या है? मफ़ऊल है। और पढ़ना ये एक फ़ेल है, ठीक है। पढ़ना क्या है? फ़ेल है। तो जब किताब भी है, फ़ाइल के साथ मफ़ऊल भी शामिल हो, तो वहाँ क्या कहलाता है? फ़ेल मुतअद्दी। और जिस फ़ेल में सिर्फ फ़ाइल पर ही उसका असर पड़ता हो वो कहलाता है फ़ेल लाजिम। फ़ेल अम्र, अम्र का मतलब होता है ऑर्डर देना, जो कि आपके निसाब में फ़िलहाल नहीं है, पर समझने के लिए फ़ेल अम्र का मतलब होता है ऑर्डर देना। कोई काम करने के लिए कहा जाए वहाँ लगता है फ़ेल अम्र। और काम करने के लिए मना किया जाए, किसी काम को रोकने के लिए, मना करने के लिए किया जाए तो वहाँ कहलाता है फ़ेल नहीं।
सवाल नंबर 8, उस फ़ाइल का नाम बताइए जिसका असर फ़ाइल तक महदूद ना होकर मफ़ूल पर भी पड़ता हो। ए फ़ाइल नहीं, बी फ़ाइल मुस्बत, सी फ़ाइल मुज़ारे या डी फ़ाइल मुतअद्दी। इसका सही जवाब है डी फ़ाइल मुतअद्दी, जिसका पहले ही बता चुका हूँ 7वें में, फ़ाइल के साथ मफ़ूल पर भी उसका असर पड़ता हो तो वो होता है फ़ाइल मुतअद्दी। सवाल नंबर 9, शाम में फूल मत तोड़ो जुमला किस फ़ाइल की मिसाल है। ए फ़ाइल मनफ़ी, बी फ़ाइल मुस्बत, सी ताफ़ुल लाजिम फ़ाइल लाजिम या डी फ़ाइल मारूफ़। इसका सही जवाब है ए फ़ाइल मनफ़ी, यहाँ पर इशारा दिया गया है। सवाल नंबर 10, प्यासी जो थी सिपाह खुदा राते रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़ुरात की। इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल किया गया है। ये शेर मरसिया है जो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए लिखा गया है, यानी करबला का वाक़या इसमें पेश है। ए सनअत तज़ाद, बी सनअत हुस्न तालील, सी तजनीज़ या डी सनअत लफ़ो नश्र। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब वैसे तो यहाँ पर बी बताया गया है, सनअत हुस्न तालील, लेकिन इसका अगर जवाब में तलमीह ऑप्शन भी आ जाए तो इसका सही जवाब होगा तलमीह। हस्न तालील का मतलब है बात को वो बात कह देना जो असल में वजह नहीं है, ठीक है, असल में वजह नहीं है, लेकिन यहाँ पे करबला का वाक़या भी इसमें पेश होता है, तो आप इसको तलमीह भी इसका आंसर दे सकते हैं, वो भी सही होगा। हस्न तालील भी इसका आंसर सही होगा। सवाल नंबर 11, सर के बाल सफ़ेद करना का मानी क्या है। ये मुहावरा है, सर के बाल सफ़ेद करना। इसका मुहावरे का मतलब क्या है। ए बहुत लंबा होना, बी तजुर्बे का होना, सी बहादुर होना या डी बूढ़ा होना। इसका सही जवाब है बी तजुर्बे का होना। आपने सुना होगा मैंने यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, यानी यूं ही मुझे तजुर्बा नहीं हो गया, तो तजुर्बे का होना मतलब सर के बाल सफ़ेद होना। सवाल नंबर 12, दोज़ख भरना का मानी क्या है। ए सो जाना, बी भूख मिटाना, सी शर्मिंदा होना या डी गुस्सा होना। इसका सही जवाब है बी भूख मिटाना। सवाल नंबर 13, आब आब होना मुहावरा का मानी क्या है। ए हसद करना, बी शर्मिंदा होना, सी धोखा देना या डी लड़ाई करना। इसका सही जवाब होगा आब फारसी का अल्फाज है, आपका मतलब होता है पानी, पानी पानी होना। आदमी पानी पानी कब होता है, जब वो क्या होता है, शर्मिंदा होता है, तो इसका सही जवाब है बी शर्मिंदा होना। सवाल नंबर 14, ईद का चांद होना मुहावरा का मानी क्या है। ए मोहब्बत करना, बी गौर करना, सी खातिर मुदारत करना या डी बहुत दिनों बाद मिलना। ईद का चांद बहुत दिनों बाद होता है। ईद का चांद साल में एक बार ही निकलता है, और वैसे चांद हर महीने निकलता है, लेकिन ईद का चांद साल में एक बार ही निकलता है, तो कोई बहुत दिनों बाद मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, आप तो ईद का चांद हो गए हो, यानी बहुत दिनों बाद नज़र आए हो। इसका सही जवाब क्या होगा, डी बहुत दिनों के बाद मिलना। सवाल नंबर 15, चटमंगनी पट ब्याह मुहावरे का मानी क्या है। ए किसी काम का जल्दी होना, बी शादी होना, सी इशारा करना, डी घबराना। मंगनी होने में, सगाई होने में और शादी होने में एक बीच में एक लंबा अंतराल होता है, लेकिन चटमंगनी पट ब्याह यानी हाथों हाथ सगाई हाथों हाथ शादी, चटमंगनी पट ब्याह का मतलब बहुत जल्दी काम हो गया। तो जब कोई काम बहुत जल्दी होता है तो ये मुहावरा बोला जाता है चटमंगनी पट ब्याह। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए किसी काम का जल्दी होना। ता दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालों का जवाब दें। अब ये जो इक़्तिबास है ये किससे लिया गया है, ये आपके निसाब से लिया गया है। इससे पहले जो इक़्तिबास था वो गैर दर्सी था, आपके निसाब से किताब से बुक से नहीं लिया गया था। इक़्तिबास क्या है देखिए, सर सैयद को मुस्मात माँ बीबी ने ख़ुद एक कदीम खैर खादिमा उनके घराने की थी पाला था, इसलिए उनको माँ बीबी से नहायत मोहब्बत थी। वो 5 बरस के थे जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ। उनका बयान है कि मुझे खूब याद है माँ बीबी मरने से चंद
घंटे पहले फालसे का शरबत मुझको पिला रही थी। जब वो मर गई तो मुझे उसके मरने का निहायत रंज हुआ। मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई हैं। अब देखिए इसके सवालात। सवाल नंबर 16, मंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है? ए, चोरी और उसका कफ़ारा, बी, सर सैयद का बचपन, सी, नया कानून, या डी, भीख। मैंने बताया था जब निसाब से कोई इक़्तिबास लिया जाएगा तो ज़रूरी नहीं कि उस इक़्तिबास के जवाबात, यानी उनके जो सवाल पूछे गए उन सवालों के जवाबात उस इक़्तिबास में ही मिलें, बल्कि इक़्तिबास के सवालात उस इक़्तिबास से हट कर यानी उस चैप्टर से भी दिए जा सकते हैं। अब चूँकि इसमें चैप्टर का नाम नहीं है, लेकिन जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि इसका सही जवाब क्या है। ये सर सैयद के बचपन का पार्ट इसमें सबक से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, सर सैयद का बचपन, जिससे सबक से लिया गया है। सर सैयद का बचपन का हमने वीडियो डाल रखा है, आप पूरा वीडियो देखकर वहाँ से और मालूमात हासिल कर सकते हैं। उससे सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सवाल नंबर 17, मंदरजा बाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ कौन हैं? अब मुसन्निफ़ का नाम इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद होना ज़रूरी है। ए, सर सैयद अहमद ख़ां, बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सी, हयातुल्लाह अंसारी, या डी, मौलवी अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, क्योंकि सर सैयद का तो बचपन है तो वो ख़ुद अपने बचपन के बारे में चैप्टर नहीं लिखेंगे। दूसरा, हयातुल्लाह अंसारी, उनका चैप्टर है भीख। मौलवी अब्दुल हक का सबक अलग है। और डी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो उनके सबसे करीबी दोस्त, सबसे ख़ास रफ़ीक थे, इसलिए उन्होंने ये चैप्टर लिखा था सर सैयद का बचपन। उनके जीवनी, उनकी हालात ज़िंदगी से ये चैप्टर निकाला गया है, लिया गया है, मुंतखब किया गया है। सवाल नंबर 18, सर सैयद को किसने पाला? ए, वालिदा, बी, चची, सी, माँ बीबी, या डी, अब्बासी। पहले ही सेंटेंस में इसका जवाब है, इसका सही जवाब है सी, माँ बीबी। माँ बीबी ने सर सैयद को पाला था। सवाल नंबर 19, जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ तो सर सैयद की उस वक्त कितनी उम्र थी? ए, 5 बरस, बी, 7 बरस, सी, 9 बरस, या डी, 11 बरस। जब मुस्मात माँ बीबी का इंतकाल हुआ था तो सर सैयद की उम्र थी ए, 5 बरस। ये भी इस बाग में आपको इक़्तिबास में आपको मिल जाएगा। सवाल नंबर 20, इंतकाल से कुछ वक्त कबल खादिमा ने कौन सा शरबत सर सैयद को पिलाया था? ए, आम का शरबत, बी, फालसे का शरबत, सी, रूहुल फ़िज़ा का शरबत, या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पैसेज की सबसे अंतिम लाइन, इक़्तिबास की सबसे आखिरी लाइन में इसका जवाब है बी, फालसे का शरबत। तो पैसेज के सवालात आसान ही होते हैं, आप ढूंढ कर आराम से कर सकते हैं। आगे देखिए, सा, दर्ज झेल अशार को पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फ़रोतनी को जा देता है। करते हैं कई मुअज़्ज़िज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली हैं सदा देता है। अब इस बंद के सवालात देखिए। सवाल नंबर 21, मंदरजा बाला शेर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? ए, क़त्आ, बी, रुबाई, सी, गज़ल, या डी, क़सीदा। इसका सही जवाब क्या होगा? बी, रुबाई। ये आपके चैप्टर में, आपके असबाक में मिल जाएगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। सवाल नंबर 22, मंदरजा बाला अशआर के शायर कौन हैं? ए, दबीर, बी, अनीस, सी, फ़िराक़, या डी, तिलोकचंद महरूम। इसका सही जवाब है बी, अनीस। मीर अनीस की ये रुबाई है, ठीक है, जो आपके चैप्टर में, आपके निसाब में शामिल है। सवाल नंबर 23, लफ्ज़ फ़रोतनी के मानी क्या हैं? ए, आजिज़ी, बी, तारीफ़, सी, खिदमत, या डी, मज़म्मत। इसका सही जवाब है ए, आजिज़ी। आजिज़ी से पेश आना चाहिए हमेशा। सवाल नंबर 24, इस रुबाई में शायर ने किस तरह के इंसान की मुमासलत खाली बर्तन से की है? यानी खाली बर्तन की तरफ बताया किसे? ए, इज़्ज़तदार, बी, कमज़र्फ़, सी, अक्लमंद, या डी, मगरूर। इसका सही जवाब है कमज़र्फ़, जिसमें अक्ल ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक तरह का
खाली बर्तन है। सवाल नंबर 25, लफ्ज़ सदा के मानी क्या हैं? ए हमेशा, बी अंदाज, सी आवाज़ या डी परवाना। इसका सही जवाब है ए, इसका सही जवाब है सी आवाज़। सदा, स्वाद से सदा, इसका मतलब है आवाज़। एक सीन से सदा, उसका मतलब हमेशा। जीम, मंदरजा झेल सवालात के जवाब चुनकर लिखें। सवाल नंबर 26, अनीस के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? मिर्ज़ा अनीस के आबा व अजदाद यानी बाप दादा कहाँ के रहने वाले थे? ए दहली, बी अलीगढ़, सी फैज़ाबाद या डी अजीमाबाद। इसका सही जवाब है ए दहली। सवाल नंबर 27, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ए फ़ारसी, बी अरबी, सी तुर्की या डी उर्दू। इसका सही जवाब है ए अरबी। और गज़ल का लग़वी माना क्या है? औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। ठीक है, यह गज़ल का लग़वी माना है और गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 28, अज़ीम बेग चुगताई किस ओहदे पर फाइज थे? ए तिब, बी जज, सी मुअल्लिम या डी दीवान। इसका सही जवाब है बी जज। अज़ीम बेग चुगताई जज के ओहदे पर फाइज थे। सवाल नंबर 29, दुनिया का अनमोल रतन किसका पहला अफसाना है? ए कृष्णचंद्र, बी सआदत हसन मंटो, सी प्रेमचंद या डी जीलानी बानो। इसका सही जवाब है सी प्रेमचंद। दुनिया का अनमोल रतन उनका पहला अफसाना है। सवाल नंबर 30, किस बोली से उर्दू ज़बान का ख़ास ताल्लुक़ है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी भोजपुरी या डी पंजाबी। इसका सही जवाब है बी खड़ी बोली। उर्दू का आगाज़ व अर्तिका, ये भी आपके चैप्टर में, आपके निसाब में, आपके सिलेबस में शामिल है। आपको उर्दू का आगाज़ व अर्तिका के भी कुछ सवालात आना ज़रूरी है। एक बार रफली आप उसे पढ़ लेंगे तो कुछ सवालात हल्के फुल्के उससे भी आने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा एक फोर्ट विलियम कॉलेज के भी सवालात अक्सर आते हैं। एक दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ के भी कुछ मुख्तसर से सवालात आ सकते हैं। उसको भी हल्का फुल्का पढ़ने और दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 31, बाग़े दरा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? ए मसनवी, बी रुबाई, सी नज़्म या डी क़तआ। इसका सही जवाब है सी नज़्म। बाग़े दरा अल्लामा इकबाल की नज़्म है। सवाल नंबर 32, शेख मोहम्मद इब्राहिम का तख़ल्लुस क्या था? ए सौदा, बी ज़ौक़, सी अनीस या डी दर्द। शेख इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम का तख़ल्लुस था ज़ौक़। इसका सही जवाब क्या है? बी ज़ौक़। सवाल नंबर 33, लॉर्ड कर्ज़न एक वायसराय की हैसियत से कब हिंदुस्तान में आए थे? ए 1896, बी 1897, सी 1898 या डी 1900। इसका सही जवाब है सी 1898। सवाल नंबर 34, भोला किसकी तलाश में घर से बाहर निकला था? ए भाई, बी दादाजी, सी मामू या डी बहन। इसका सही जवाब है सी मामू। भोला मामू की तलाश में घर से निकला था, आपका पहला ही चैप्टर है। सवाल नंबर 35, नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे? ए कृष्णचंद्र, बी प्रेमचंद, सी रतननाथ सरशार या डी अब्दुल हलीम शरर। इसका सही जवाब है बी प्रेमचंद। प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से अपना अफसाना लिखना शुरू किया था, लेकिन प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। आप धनपत राय और नवाब राय में कंफ्यूज ना हो। सवाल नंबर 36, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ए मतला का शेर, बी मक्ता का शेर, सी हुस्न मतला का शेर या डी बैतुल गज़ल का शेर। इसका सही जवाब है ए मतला का शेर।
ठीक है। गज़ल का पहला शेर कहलाता है मतला, बी मख्ता। गज़ल का सबसे आखिरी शेर कहलाता है मख्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया करता है। सी है हुस्न मतला। जब मतला के बाद दोबारा मतला आ जाए तो उसे कहते हैं हुस्न मतला। जिस गज़ल में दो मतले हों उसे कहते हैं हुस्न मतला। बैतुल गज़ल, गज़ल का वो शेर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो और पूरी गज़ल में जान डालता हो वो कहलाता है बैतुल गज़ल। ठीक है, चारों ही याद आपको रखने हैं। मतला शुरू का गज़ल का पहला शेर, मख्ता गज़ल का आखिरी शेर, हुस्न मतला यानी गज़ल के बाद मतला के बाद आने वाला दूसरा मतला, दो मतला आ जाने वाला मतला कहलाता है हुस्न मतला वाला शेर, और बैतुल गज़ल वो शेर जो गज़ल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो और गज़ल में जान डालता हो। सवाल नंबर 37, एक चादर मैली सी किसने लिखी? ए बेदी, बी मंटो, सी प्रेमचंद या डी असमत चौगताई। इसका सही जवाब है ए बेदी। सवाल नंबर 38, बुजुर्गान दीन की याद में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं? ए हम्द, बी नात, सी मुनाजात या डी मनक़बत। इसका सही जवाब है डी मनक़बत। ए हम्द खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को हम्द कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में लिखी गई नज़्म को नात कहते हैं, और मनक़बत बुजुर्गान दीन की याद में लिखी गई नज़्म को मनक़बत कहा जाता है। सवाल नंबर 39, तलाश हिंद किसकी आप बीती है? ए गांधी जी, बी जोश मलिह आबादी, सी जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है सी जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 40, सूफ़ी और संतों ने अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लिया? ए इंशाइया, बी ड्रामा, सी तसनीफ़ व तालीफ़ या डी नावल। इसका सही जवाब है सी तसनीफ़ व तालीफ़, यानी लेखन कला को, लिखाने के काम को, पढ़ने लिखने के काम को तसनीफ़ व तालीफ़ कहा जाता है। तो सूफ़ी संतों ने अपना पैगाम किससे पहुंचाया? तसनीफ़ व तालीफ़ से पहुंचाया। इसका सही जवाब है सी। उम्मीद करता हूं आप ये तमाम सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। ये आपके MCQ बेस्ड का जो सिलसिला था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम कंटिन्यू आपके लिए जैसे वीडियोस आ रहे थे चैप्टर वाइज और क़वाइद के, ग्रामर के जो वीडियोस बाकी हैं वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आप यूं ही YouTube से हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको पर्सनली कुछ उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जैसा भी आपको मुनासिब लगे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और अब इस पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सभी का पेपर बहुत अच्छा करे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ये तमाम वीडियोस आपको बहुत सहारा देंगे और बहुत ही आपके लिए मुफीद साबित होंगे। इस दुआ के साथ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ऑल द स्टूडेंट्स आर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।